तो इस पैटर्न में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उस पैराजंबल को क्या करते हैं, रीड करते हैं। जितने भी हमें स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम अरेंज नहीं करते, हम पहले आरसी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। होता क्या है, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि पहले हम आरसी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, द रीजन बीइंग कि जब हम आरसी सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम सेंटेंसेस को और पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए अरेंजमेंट ईजी हो जाता है, तो हमारा टाइम सेव होता है। तो पहले हम रीड करने के बाद आरसी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम पैराजंबल वाले पार्ट पे आएंगे। राइट, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाउ इज द जोश एवरीवन, हाउ इज द जोश माय चैंपियंस, एक्सट्रीमली हाई। चलिए ग्रेट, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन लोगों का जोश लो है, क्लास को से बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने आप को समझो जोश लो क्यों है, उस रीजन को एलिमिनेट करो और वापस क्लास में आ जाओ। क्योंकि अगर जोश लो है तो क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। चलो, दिख रहा है सभी को सेंटेंसेस सारे के सारे? जितने बच्चों के फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू द क्लास एवरीवन। 2-3 दिन लगेंगे फ्लो में आने में, फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, सबसे पहले रीड कीजिए और मुझे बताइए किस बारे में बात हो रही है। रीड इट एवरीवन, और मुझे बताइए किस बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, एवरीवन। कल्पेबल मीन्स जिम्मेदार है, गुनहगार है। चलो साथ में पढ़ते हैं। बट द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है, बदलाव, चेंज। टू द रेगुलेशन मीन्स लॉ, लॉ में जो बदलाव है इसको भी वेलकम किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए, असली सिचुएशन को देखते हुए। प्रॉब्लम डबल एज, डबल एज मीन्स दो धारी तलवार जैसी है, दो दो प्रॉब्लम्स है, दो तरफ की है प्रॉब्लम। लोग भी और सरकार भी कल्पेबल है, कल्पेबल मीन्स गुनहगार है, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर कल्परेट होने का इल्जाम लगाया जा सकता है, दोनों ही गलत है, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग, दोषी हैं। ये जो है कॉन्फिडेंस नहीं डालता है। वर्स, इससे भी खराब बात, जो 17 स्टेट्स का जो डेटा आया है वो नेशनल एवरेज से कम है। जब हम सप्लीमेंट्री डोज की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री डोज की बात करते हैं, तो नेशनल एवरेज से भी कम है 17 स्टेट्स का डेटा। देयरफॉर इट वुड बी प्रूडेंट, प्रूडेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, लॉजिकल। ये चीज सही रहेगी, एक्सपेडिट करो मतलब जल्दी जल्दी करो, फास्टन, तेज कर दो। क्या जल्दी जल्दी कर दो, बूस्टर डोजेस देना लोगों को, और इस बात को भी श्योर करो, इस बात को भी मेक श्योर करो कि जो एंटायर स्पेक्ट्रम है, जितनी भी पूरी पूरी रेंज है उन लोगों की जिनको बूस्टर डोज मिल सकती है, सारे के सारे एज ग्रुप्स में उनको जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज दे दी जाए। जो अच्छी अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये चिंताजनक है कंट्री के लिए भी। जो डेली के इन्फेक्शन रेट्स हैं इंडिया में, जैसा कि बताया गया है, वो बढ़ गए हैं, 4 गुने हो गए, इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डिसीजन था कि वो गैप को कम कर देगी सेकंड और थर्ड डोज के बीच में, 9 महीने से 6 महीने कर देगी, ये अच्छा स्टेप है, इसमें डेटा है और डेटा ने इस स्टेप को करवाया है। ऐसा लगता है कि स्पाइक आ गया, स्पाइक मीन्स इंक्रीज, इन्फेक्शन बढ़ गए हैं कुछ स्टेट्स में। बंगाल एक एग्जाम्पल है, इसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हुए पिछले 5 महीनों में, और पॉजिटिविटी रेट जो है, जिनको कोविड हुआ है, वो भी क्रीपिंग अप, क्रीपिंग अप का मीनिंग क्या, इंक्रीज हो रहा है। दोनों ही सिटीजन और स्टेट्स क्या है, पैसिव है, पैसिव में कुछ करते ही नहीं है। जब तक वेव का खतरा नहीं आता ये लोग शांत बैठे रहते हैं। नेशन जो है इस तरह का क्राइसिस, अब इस तरह की दिक्कत अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या सारी लाइन समझ में आई सभी को?
एवरीवन। तो अगर मैं इस पूरे की समरी आपसे पूछूं, समरी क्या है? ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर कंसर्न है, राइट। अगर हम ऑथर की टोन की बात करें, ऑथर पेसिमिस्टिक तो है ही, साथ ही साथ पेसिमिस्टिक नहीं कहेंगे, ऑथर ने किसी की बुराई नहीं करी है, या ऑथर किसी नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि चिंता वाली बात है भाई, ऑथर कंसर्न है। ऑथर ने लास्ट में सजेशन भी दिया है कि जल्दी से जल्दी क्या करो, लोगों को इम्यूनाइज करो। ऑथर ने डेटा को एनालाइज भी किया है। ऑथर की टोन एनालिटिकल भी है, ऑथर की टोन इंफॉर्मेटिव भी है, और ऑथर ने सरकार को और लोगों को दोषी भी ठहराया है, मतलब ऑथर की टोन क्रिटिकल भी है। तो हर स्टेटमेंट की अलग अलग टोन है। ऑथर ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है और हर स्टेटमेंट की टोन अलग अलग है। ओवरऑल टोन अगर हम बात करें तो ओवरऑल टोन इज इंफॉर्मेटिव। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की थीम के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस फ्रेज को जस्टिफाई करता है, द ग्राउंड सिचुएशन? अच्छा पहले बताओ, ग्राउंड सिचुएशन अच्छी है या खराब है? ग्राउंड सिचुएशन अच्छी है या खराब है? नेगेटिव है। ऑथर ने ग्राउंड सिचुएशन में क्या बोला? केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? केसेस, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। अब आंसर दो, सारे ऑप्शंस पढ़ो एक एक करके। सबसे पहले ए पढ़ते हैं। इंडिया में इतना सारे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए, इससे क्या हुआ? कोविड के केसेस इतने ऊपर चले गए, एक्टिव केसेस इतने ऊपर चले गए, तो कहने से केसेस बढ़ गए। ए बिल्कुल मैच कर गया, केसेस क्या हो गए? बढ़ गए। चलो बी पढ़ते हैं। ऑफिशियल्स जो हैं इस बात को नोट किया कि लोग ना हेजिटेंट हैं, लोग बच्चों को शॉट्स नहीं लगवाना चाहते, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। ये जो हेजिटेंसी है ये बच्चों में ज्यादा है, बड़े लोगों में कम है। किस चीज को लेके? कि सीरियस इलनेस हो जाएगी या मर जाएंगे, कहने से आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। ऑथर ने बच्चों को और ओल्डर सिटीजन को कहीं भी कंपेयर नहीं किया। ऑथर हैज नॉट कंपेयर्ड किड्स एंड ओल्डर सिटीजन एनीवेयर इन द पैसेज, बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मैच ही नहीं कर रहा। चलो सी पढ़ते हैं। इस वेरिएंट को जैसे हमने देखा गया था वॉज पॉइज। पॉइज वर्ड का मीनिंग क्या है? ये किस चीज के लिए बना था? ये बना था कि इसने सबको टेक ओवर कर लिया, मतलब ये वाला वेरिएंट क्या हुआ? सबसे ज्यादा फैला। तो ये वेरिएंट इतना ज्यादा पॉइज था, इतना ज्यादा फैलने वाला था, इतना वैसे पॉइज का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट, यहाँ पे पॉइज का मीनिंग क्या है? कि ये वेरिएंट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने सारे वेरिएंट्स को क्रॉस कर दिया। ये वाला नया वेरिएंट आया, इसने क्या किया? इंडिया का जो डैशबोर्ड है उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत बड़ी कोविड वेव आ गई, मतलब वही बात हो गई, कोविड वेव, कोविड इन्फेक्शन इंक्रीज हो गए। कोविड इन्फेक्शन क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो कौन कौन सा है जो ग्राउंड सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा है? ए भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली ए एंड सी। पॉप्ड अप मींस अचानक से आ जाना, उसको बोलते हैं पॉप्ड अप। मैं मूवी देखने जा रही थी या जा रहा था, अचानक से क्या हुआ? मेरे पापा पॉपअप हो गए वहां पे, अचानक से प्रकट हो जाना, और उन्होंने बोला चुपचाप घर जाके पढ़ाई करो। कोई दिक्कत? जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है क्या उनको समझ में आया? एवरीवन? अच्छा एक चीज हम भूल गए, इस चीज को हम आज से करेंगे। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू क्लोज योर आईज एंड रिपीट दीज लाइंस विद मी। सभी को मैं चाहूंगी इन लाइंस को रिपीट करें मेरे साथ, एवरीवन। हाँ। गॉड फॉर द नेक्स्ट 1.5 hours, God for the next 1.5 hours, please help me focus on the questions and study with full concentration. भगवान पिछले अगले 1.5 घंटे के लिए मुझे मदद करो कि मैं पूरी तरीके से फोकस करके पढूं और अपना कंसंट्रेशन लगा के पढूं। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी मेड, मतलब इनमें से कौन सा इन्फ्लुएंस है जो आप बोल सकते हो, मतलब पैसेज में मेंशन नहीं होगा, कौन सा है जो उसकी टोन से मैच कर रहा है, बेसिकली ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी मेड का मतलब क्या है? कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बोल सकते हो।
स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम डबल एज्ड है। डबल एज्ड का मीनिंग क्या होता है, दो धारी तलवार जैसी है, मतलब दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है। डबल एज्ड का मतलब क्या होता है, तलवार यहाँ से भी तेज है और यहाँ से भी तेज है, यहाँ से अटैक करो या यहाँ से अटैक करो, दोनों तरफ से अटैक हो जाएगा। तो यही से क्या बना, डबल एज। डबल एज का मीनिंग क्या हो गया, डबल एज का मीनिंग हो गया कि प्रॉब्लम दो तरफ से है, लोग भी गुनहगार है, गवर्नमेंट भी गुनहगार है। तो इस बात को पढ़ने के बाद आप क्या समझ सकते हो, ए पढ़ो। और डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको नोटिस कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नोटिसेबल इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मींस फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। हैज क्रेप्ट, क्रेप्ट मींस आ गया है, पब्लिक एटीट्यूड में पैंडेमिक की तरफ। पहले जब नया नया पैंडेमिक आया था तो लोग बड़े मास्क लगाते थे, कहते थे 6 गज दूरी है जरूरी, एक दूसरे को भी घर से बाहर नहीं निकलते थे जब तक जरूरी ना हो, पार्टी करना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब एक नोटिसेबल इग्नोरेंस आ गया, लोग इग्नोर करते हैं, पैंडेमिक क्या बिगाड़ेगा हमारा, 3 वेव्स तो आ गई, तब उन्होंने कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या होगा। तो वो इग्नोर करने लग गए हैं, पब्लिक का एटीट्यूड ऐसा हो गया है, वो पैंडेमिक जो पूरी तरीके से कभी वापस नहीं आया। कहने से ये मैच कर गया, कोई दिक्कत। चलो अगला पढ़ते हैं। मास्क को लोगों ने उठा के फेंक दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को इग्नोर कर दिया है, और खूब भीड़ भड़के में जा रहे हैं। जिस रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं होती उसमें जाते ही नहीं, जिसने शादी की उसकी शादी में भीड़ ना हो तो मजा ही नहीं आया, शादी में कोई आया ही नहीं। तो कंजेशन को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। चलो ये भी मैच होगा कि पब्लिक की गलती है। अगला पढ़ते हैं। द अथॉरिटीज हैव बीन अकोमोडेटिंग ऑफ सच लैप्सेस, अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज जो हैं ये जो कमियां आ रही हैं इनको अथॉरिटीज भी अकोमोडेट कर रही है, मतलब अथॉरिटीज भी इग्नोर कर रही है, उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, मास्क नहीं लगा रहे कोई दिक्कत नहीं, पहले तो 1000 रुपए का फाइन लेते थे, अब कुछ नहीं हो रहा। तो अथॉरिटीज की भी गलती है, पब्लिक ये सब कर रही है, पब्लिक को ये सब करने दे रही है, बिल्कुल मैच करेगा। तो अथॉरिटीज की भी गलती है, सरकार की भी गलती है, लोगों की भी गलती है। तो आंसर इज व्हाट, लैप्सेस मींस कमियां, जो गैप्स होते हैं। अकोमोडेटिव वो भी अपने अंदर ले लेंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कर लो। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। रिट्रीट मींस वापस जाना। समझ आया सभी को। कल्पेबल का मीनिंग होता है गुनहगार। ये जो कल्प शब्द है ना बेटा, ये एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ब्लेम या मिस्टेक भी होता है। तो इस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, कल्पेबल, इनकम कल्पेबल, कल्परेट। हाँ, अकोमोडेटिंग का मतलब होता है कि आप उस चीज को लेकर एडजस्ट कर रहे हो, आप उन लोगों को रोक नहीं रहे, आप एडजस्टिंग हो रहे हो। कंजेशन इज भीड़ भाड़। अब 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। क्रीप का मतलब होता है रेंगते रेंगते आ जाना। 2 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, रेडी। चलो ट्राई करो। हाँ, इजी वाले मैंने करवा दिया, डिफिकल्ट वाले आप करेंगे, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम मुझे थोड़ी ना देना है, आपको देना है, तो डिफिकल्ट वाले आप करोगे। चलो पहले मीडियम्स का मीनिंग समझते हैं। पहला ईडियम है जिटर आना। जिटर कब आता है, आप कब ऐसे कब कपाना शुरू करते हो, कब आपकी बॉडी में शेकिंग होती है, कब होती है बताओ, जब आप कंसर्न होते हो, जब आप एंशियस होते हो, एंजाइटी होती है आपको, जब आपको डर लगता है किसी चीज का, एप्रीहेंसिव होते हो, फियर होता है किसी चीज का, तब क्या होता है, बॉडी में जिटर्स आते हैं, बॉडी कब कपाना शुरू कर देती है। तो गेट द जिटर्स का मीनिंग क्या हो गया, फील एंशियस, फील कंसर्न, फील वरिड, फील एप्रीहेंसिव। चलो अगला देखते हैं। पास रिमार्केबल, पास रिमार्केबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी की बुराई कर रहे हो। पास रिमार्केबल मतलब आप किसी के ऊपर कोई टॉन्ट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो, आपने उसके बारे में कुछ नेगेटिव बात बताई किसी को, उसको क्या बोलते हैं, पास रिमार्केबल। आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट। अगला है पूरी की पूरी सिचुएशन आपने किस पे डाल दी, पेडिस्टल पे डाल दी, पुट समथिंग ऑन अ पेडिस्टल। इसका मीनिंग क्या होता है, आप किसी की तारीफ करें। आपने किसी को अगर पेडिस्टल पे डाल दिया, मतलब आपने किसी को क्या किया, खूब अच्छे से उसकी तारीफ करी। पेडिस्टल में सबको सबके सामने रख के खूब तारीफ करी उसकी, मतलब आपने क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसको प्रेज किया, उसको ऑनर किया, उसको यूलोजाइज किया, मतलब उसकी खूब तारीफ करी। चलो अब मुझे इस सेंटेंस को पढ़ो और मुझे बताओ ऑथर ने क्या किया, ऑथर का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ऑथर का दिमाग में भी क्या चल रहा है।
हाँ जी, ऑथर परेशान है भाई, वर्स खराब बात है, नेशनल एवरेज से भी कम है। ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है, बोल रहा है कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं आता, इतना खराब फिगर्स है, तो ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आंसर इज ओनली ए एंड बी। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। चलो ट्राई करो सभी लोग। ऑथर कंसर्न है, तभी तो कह रहे हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन में है हमारा इंडिया। तो जब आप ऐसे बोलते हो कितनी बुरी सिचुएशन में है ये चीज, का मतलब आप चिंतित हो उस चीज को लेकर। प्रूडेंट का मीनिंग होता है बेटा बिल्कुल सही, लॉजिकल। एक्सपेडिट का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी करना, फास्ट एंड करना। स्पेक्ट्रम इज रेंज। इम्यूनाइज मीन्स वैक्सीनेशन हो जाए, वैक्सीनेटेड हो जाए। आंसर बताओ, अब इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगी, ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन को समझना बेटा, क्वेश्चन क्या है? अच्छा रिटर्न करना, इसमें बैक गलत, इसको हटा देना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर इस स्टेटमेंट के बाद ऑथर को कोई और स्टेटमेंट लिखना होगा। क्वेश्चन है अगर इस स्टेटमेंट के बाद ऑथर को कोई और स्टेटमेंट लिखना होगा तो ऑथर कौन सा स्टेटमेंट लिख सकता है, लेकिन वो इस स्टेटमेंट की थीम से मैच होना चाहिए। चलो अब इस स्टेटमेंट की थीम क्या है पहले ये पढ़ो। तो इस स्टेटमेंट की थीम क्या है? इस स्टेटमेंट की थीम है कि ऑथर क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, बूस्टर डोजेस प्रोवाइड करो सबको, सबको वैक्सीनेट करवाओ। तो ऑथर सजेशन दे रहे हैं। इस स्टेटमेंट की थीम क्या है? इस स्टेटमेंट की थीम है कि सजेशन ऑथर दे रहे हैं। तब आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आ सकता है। अच्छा पहले बस मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। मैंने आपसे पूछा, एक स्टेटमेंट दिया, यू आर या यू डोंट वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते हो। ये स्टेटमेंट पहले आएगा या स्टेटमेंट बाद में आएगा इसके? मैंने आपको बोला यू शुड वर्क हार्ड, एक ए स्टेटमेंट दिया, यू डोंट वर्क हार्ड, ये पहले आएगा या बाद में आएगा? क्या सभी को पता है प्रॉब्लम पहले आती है और सजेशन बाद में आता है? क्या बात सभी को पता है? प्रॉब्लम कम्स बिफोर द सजेशन। अच्छा अब मेरा सभी सी वाले पापियों से सवाल है, सभी सी वाले पापियों से सवाल है, ये सजेशन था तो क्या इसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है? बी में प्रॉब्लम थी कि क्योंकि सोसाइटी रिटर्न हो गई है, आ गई है, इसीलिए हम हमारी रिस्क बढ़ गई है।
ये प्रॉब्लम थी। तो क्या प्रॉब्लम सजेशन के बाद आ सकती है? बिकॉज भी क्या दिक्कत है बेटा? बिकॉज तो इन दोनों सेंटेंसेस के लिए था, ये रीजन था, ये रिजल्ट था। ये बिकॉज का लेना देना इससे कुछ भी नहीं था, इस बिकॉज का लेना देना इस सेंटेंस से कुछ भी नहीं था, इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज, बिकॉज इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था। चलो इसको ऐसे समझ लो, समझ लो, कोई बात नहीं, समझाने के लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। इसी ए सेंटेंस को मैं चेंज करती, इस ए सेंटेंस को मैं कैसे लिखती? बिकॉज यू आर वेरी लेजी, कॉमा यू डोंट वर्क हार्ड। क्योंकि तुम बहुत लेजी हो इसलिए तुम मेहनत नहीं करते। अब बताओ ए बाद में आएगा या पहले आएगा? ऑब्वियस सी बात है पहले आएगा। ये क्या है? ये पूरी की पूरी एक प्रॉब्लम है। ये क्या है? सजेशन है। तो प्रॉब्लम पहले आती है, सजेशन बाद में आता है। क्या अब क्लियर है सभी को? तो इस बिकॉज का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये बिकॉज इन दोनों के लिए था। क्योंकि तुम बहुत लेजी हो, तुम इसलिए मेहनत नहीं करते हो। क्योंकि सोसाइटी अब वापस आ गई है कोविड वाले बिहेवियर से, इसीलिए रिस्क बढ़ गया है। चलो, तो बी तो एलिमिनेट हो गया। अभी बी एलिमिनेट हो गया तो ये सारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। बी एलिमिनेट हो गया तो ये सारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। चलो, मेडिसिन शॉर्ट सप्लाई में नहीं है, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है। अब कमी क्या है? कमी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। क्या मैं कह सकती हूँ एक सजेशन ही है, बस तरीका चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए? ए सजेशन ही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए तरीका चेंज कर दिया गया है। मैंने आपको बोला कि आपके अंदर जो कमी है, आपके अंदर जो प्रॉब्लम है या आपके अंदर जो कमी है, किस चीज की कमी है? आपके अंदर कमी है डिटर्मिनेशन की। द पॉसिटिव लाइज इन योर डिटर्मिनेशन। तो कहने से ये सजेशन ही है। ये सब दिखाने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है कि आपके अंदर कमी डिटर्मिनेशन की है। इसका मतलब क्या है? मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना डिटर्मिनेशन बढ़ाओ। जो ठान लिया एक बार उसको पूरा करना ही करना है हर हालत में। अगर पेरेंट्स को बोल दिया, अपने आप को बोल दिया कि बैंकर बनना है, तो अब कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए जो आपको रोक दे बैंकर बनने से। तो ये एक तरीके से सजेशन है। आप बोला कमी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, पब्लिक पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन की है। इसका मतलब ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। कोई दिक्कत ए में? टोन सजेस्टिव ही है। ये कदम जो है हमें बचा सकते हैं, हम सभी को बचा सकते हैं। अब चलो पुरानी गलतियों को रिपीट ना करें, फिर से सजेशन ही है। तो ए और सी दोनों हो गए, आंसर इज ए एंड सी। डी का सब्जेक्ट है जो कदम लिए जा रहे हैं, बूस्टर डोजेस को बढ़ाना, जिससे कि क्या हो, सारे लोगों को कंप्लीटली इम्यूनाइज किया जा सके। तो ये जो कदम लिए जा रहे हैं इन चीजों को करने के लिए, वो है 20 का सब्जेक्ट। क्लियर सभी को? एक बच्चे का कमेंट अभी मैंने पढ़ा, मैम बैंकर तो बनना ही है बट उसके बाद भी सुख नहीं है। बेटा सुख तो जिंदगी के किसी पड़ाव पे नहीं है। अगर आप सोचो तो सुख तो जिंदगी के किसी पड़ाव पे नहीं है, तो क्या कुछ करोगे ही नहीं? सुख तो क्या प्राप्त करने पे है? मुक्ति प्राप्त करने में ही है, मोक्ष प्राप्त करने में है। तो क्या सीधा मोक्ष प्राप्त करने चले जाओगे? चलो नेक्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले सुख बाहर की चीजों में ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा बेटा।
सुख को अगर बाहर की चीजों में ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस हमेशा अंदर से होती है, इट्स नॉट आउटसाइड यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट। कौन सा इंस्टेंस है, कौन सा एग्जाम्पल है जो इस अबव स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकता है? क्या लिखा हुआ है? पहले मुझे बताओ सेंटेंस की टोन कैसी है। जो अच्छी से अच्छी स्टेट्स हैं उन्होंने भी बहुत कमियां छोड़ दी। जो अच्छी से अच्छी स्टेट्स हैं उन्होंने भी इस चीज में कमी छोड़ दी। जो अच्छे से अच्छे बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पे पीछे रह गए। टोन कैसी है? वेरी गुड, नेगेटिव है। चलो देखते हैं। आंध्र प्रदेश जो अच्छी स्टेट है उसने भी सिर्फ 12% लोगों को ही कवर किया। कहने से अच्छी स्टेट ने भी कमी छोड़ दी। मैच कर गया। अच्छी स्टेट्स ने भी कमी छोड़ दी। जो अगली 4 स्टेट्स हैं दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये भी इतना कम कम है तो इनने भी कमी छोड़ दी। पाइल का मतलब होता है ढेर। स्टेट्स के पाइल के सबसे ऊपर थी आंध्र प्रदेश, उसमें भी इतना कम है। फिर उसके बाद अगली 4 में भी उतना कम है। तो मतलब अच्छी अच्छी स्टेट्स में भी कवरेज बहुत कम है। अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया इम्यूनिटी, स्ट्रिक्ट अध्ययन टू का मतलब क्या होता है? अच्छे से फॉलो करना। सब लोग आइसोलेशन को, क्वारंटीन को इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इतनी अच्छी टेस्टिंग हो रही है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कोविड से जंग जीतने में। ये तो पॉजिटिव टोन है। अरुणाचल प्रदेश ने बहुत अच्छे से कोविड से जंग जीती है। इतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी इम्यूनिटी है, सब लोग आइसोलेशन फॉलो कर रहे हैं, सब लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं जो लोग को डाउट है, खूब टेस्टिंग हो रही है। तो इस सब की वजह से अरुणाचल प्रदेश की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ग्रेट परफॉर्मेंस, कहने से नहीं हो सकता। तो इसलिए व्हाट इज द फाइनल आंसर इज ओनली ए एंड बी। कोई दिक्कत? चार बी स्टेटमेंट को कंपेयर किससे किया? कंपेयर किसी से नहीं किया। बताया गया कि सिर्फ इतने इतने से लोग हैं जिनको बूस्टर डोज मिली है, विच इज अ वेरी पुअर फिगर। रोबस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। उसको क्या बोलते हैं? रोबस्ट। चलो अगला क्वेश्चन। इन लाइन का मतलब क्या है? थीम मैच करनी चाहिए। मैचेस द थीम। एक स्टेटमेंट होगा तो मैचेस, एक से ज्यादा होंगे तो मैच। तो मैच या मैचेस द थीम, कौन सा है जो थीम से मैच कर रहा है?
वॉपिंग मीन्स ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। थीम में क्या लिखा हुआ है? चिंता है कंट्री के लिए, जो डेली इन्फेक्शन रेट्स हैं वो 4 गुने बढ़ गए हैं। जो डेली इन्फेक्शन रेट्स हैं वो 4 गुने बढ़ गए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो थीम से मैच कर रहा है? ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया होता है और सभी लोग फंस गए। ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया हुआ था और सभी लोग फंस गए। पढ़ो। ये जो है चिंता की बात है कंट्री के लिए भी। जो डेली इन्फेक्शन रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, 4 गुने हो गए हैं। इससे मैच करता हुआ स्टेटमेंट बताना था। कहीं भी डेली इन्फेक्शन रेट्स की बात हो रही है? इंडिया जो है सफर कर रहा है कि बूस्टर डोज कम स्पीड से मिल रही है। इतने लोग ही हैं जिनको उनकी बूस्टर शॉट मिला है। जो फिगर है जिनको बूस्टर शॉट मिला है वो इतना है। कहीं भी इन्फेक्शंस बढ़ने की बात हो रही है? तीनों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैम हमने क्या किया, अपनी भावनाएं लगा दी। बूस्टर शॉट नहीं मिला, प्रिकॉशनरी डोज नहीं मिला, तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई। इम्यूनिटी वीक हो गई, जब कोविड आया तो क्या हुआ, उनकी बॉडी वीक थी तो कोविड ने अटैक कर दिया। कोविड ने अटैक कर दिया तो क्या हुआ, इन्फेक्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ गया। तो हमने ये भावना लगा दी और फिर आंसर दे दिया। ये कोई इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन नहीं था जो ये भावना लगा दी। इसमें सिर्फ पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ऊपर वाले स्टेटमेंट की थीम से मैच कर रहा है, ऊपर वाले स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। कोई भी स्टेटमेंट नहीं कर रहा था, सारे के सारे स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ ए, बी एंड सी। कोई भी मैच नहीं कर रहा था। कोई दिक्कत? हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता, व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर यही स्टेटमेंट होता, व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, ऊपर दिए जाने वाले स्टेटमेंट से क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है, तो आंसर क्या होता? ओनली ए एंड डी। देन ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन द आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका आंसर हो क्या सकता था? थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग और कर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता था? अगर मैंने आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया होता जहाँ पे लिखा होता द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर फॉर रेसिपिएंट्स एजेड 60 एंड अबव, the corresponding figure for recipients aged 60 या फिर in the age group of 18 to 59 who have caught the infection has increased, इस प्रिकॉशनरी डोज की जगह, रिसीव देयर प्रिकॉशनरी शॉट की जगह हमने लिखा होता कॉट द इन्फेक्शन, जिन्होंने इन्फेक्शन कैच कर लिया है, तो वो आंसर हो जाता। तो ओनली डी आंसर हो जाता। क्लियर सभी को? चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक सेकंड दीजिए।
अच्छा, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? जो बच्चे नए हैं उन जिनकी समझ में आ रहा है? जनरली 3 से 4 क्लासेस तक तो ऐसे जाते हैं। ये आप है और ऐसे चीजें जाती है। 3 to 4 days तो मिनट्स क्वेश्चन। एक बच्चे का कमेंट है, मैम 1 साल हो गया अभी तक समझ नहीं आता। कुछ तो कमी है बेटा, पता लगाना पड़ेगा क्या कमी है कि 1 साल हो गया और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन खाली बैठना, सब कुछ बंद करके अपने आप से पूछना, 1 साल हो गया कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ गलत हूं मैं? अपने आप मन जवाब दे देगा। क्या लिखा हुआ है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डिसीजन था कि वो गैप कम कर देगी सेकेंड और थर्ड डोजेस के बीच में, पहले 9 महीने का गैप था, अब 6 महीने का गैप कर दिया। ये डिसीजन वेलकम है। साइंटिफिक डेटा जो आ रहा है इसने भी इस रिवीजन को सपोर्ट किया है कि 9 महीने से 6 महीने जो आपने गैप कर दिया सही कदम उठाया है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इस डेटा को जस्टिफाई कर सकता है? विच स्टेटमेंट कैन जस्टिफाई दिस डेटा? ध्यान से पढ़ो, आसानी से आंसर मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो क्या विश्वास करते हैं कि जो गैप है, चलो खुद से करना, खुद से करो पहले फिर आई टेल यू। अच्छे से पढ़ो।
क्या गड़बड़ किया भाई, क्या मिस्टेक की, और इसमें गलती कैसे करी? तो आसान था बेटा। चलो देखते हैं। टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव, जो टॉप हेल्थ एक्सपर्ट है विश्वास करते हैं कि जो गैप है सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के बीच में और प्रिकॉशनरी डोज के बीच में कम से कम 6 महीने होना चाहिए। यही बात लिखी हुई थी कि 9 to 6 मंथ्स का जो गैप किया है वो वेलकम था। तो जो डेटा है वो भी इस बात को कर रहा है, तो साइंटिफिक डेटा को जस्टिफाई कर रहा है। कोई दिक्कत ए में किसी को? चलो अगला देखते हैं। द रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट्स, जो बार बार तेजी से नए वेरिएंट स्प्रेड हो रहे हैं, ये क्लू देते हैं हमें कि किस तरीके से अडेप्ट करते हैं और पैंडमिक जो है अगले सेवरल मंथ्स में कैसा होने वाला है। रैपिड स्प्रेड जो है न्यू वेरिएंट्स का, ये ऑफ क्लू दे रहा है। ये तो न्यूट्रल है, ये ना ही सपोर्ट कर रहा है ना ही अगेंस्ट है। हाँ एक सेकंड, ये न्यूट्रल है, ना ही सपोर्ट कर रहा है ना ही अगेंस्ट है। चलो हाँ, एटलीस्ट में क्या प्रॉब्लम है, कम से कम 6 महीने होना चाहिए, तभी तो 9 से 6 कर दिया। एटलीस्ट में क्या प्रॉब्लम हुई? एक बच्चे का डाउट है यहाँ पे कि प्रिकॉशनरी डोज सेकंड डोज और थर्ड डोज के बीच का जो गैप है कम से कम 6 महीने तो होना ही चाहिए। यही बात ये कह रहे हैं, इसलिए 9 से 6 महीने कर दिया कि कम से कम 6 महीने तो हुई, क्योंकि 6 महीने के बाद इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। सी पढ़ते हैं। अगर एक बूस्टर डोज दिया जाए कोविशील्ड का प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद कोवैक्सिन से, तो इससे क्या होता है, 6 से 10 गुनी ज्यादा एंटीबॉडी लेवल मिलता है एज कंपेयर टू व्हेन, जब कोवैक्सिन को प्रिकॉशन डोज की तरह दिया जाता है आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द प्राइमरी स्केड्यूल। इससे ज्यादा एंटीबॉडीज मिलेंगी कंपैरिजन विद कोवैक्सिन। अच्छा ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही है। हाँ ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही है। क्यों ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? क्योंकि हमने पैसेज में कहीं भी कोविड, कोवैक्सिन और कोविशील्ड को कंपेयर नहीं किया। हमने कहीं भी पैसेज में कोवैक्सिन और कोविशील्ड का कंपैरिजन नहीं है। वी आर नॉट कंपेयरिंग बोथ द, कि दोनों में ज्यादा काम कौन करता है, कम काम कौन करता है। तो सी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सी इज ऑल्सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हाँ तो आंसर में ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है। आंसर इज ओनली ए। सिर्फ और सिर्फ ए ही है जो इस साइंटिफिक डेटा को जस्टिफाई कर रहा है, और कोई भी नहीं है। बी इसलिए नहीं है क्योंकि बी में बोल रहे हैं कि डेटा पता चलता है। अब क्या डेटा पता चलता है, कैसे सपोर्ट कर रहा है या अगेंस्ट है, वो नहीं पता। समझ आया? समझा दो मेरे बात से। आपको पैसेज में दिया हुआ था कि डेटा ये बताता है कि 9 महीने से 6 महीने कर दो तो फायदा होगा। तो क्या होगा? सही डिसीजन है, ये स्टेप वेलकम है। तो ए में लिखा हुआ था कम से कम 6 महीने तो होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इसने इस बात को जस्टिफाई किया कि 9 महीने से 6 महीने कर दो। बी में लिखा हुआ था कोविड का जो वेरिएंट है वो बताता है कि क्या डेटा है, इंफॉर्मेशन देता है। अब वो इंफॉर्मेशन सपोर्टिव देता है या अगेंस्ट देता है, ये नहीं दे रखा था। तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है, ना ही सपोर्ट कर रहा है ना ही अगेंस्ट है। तो हम नहीं कह सकते कि जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। और सी में तो कुछ और ही बात हो रही थी। सी में तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन को कंपेयर किया गया था। कोविशील्ड और कोवैक्सिन को क्या किया गया था? कंपैरिजन किया गया था, जबकि कंपैरिजन तो बिल्कुल है ही नहीं। तो दैट मीन्स ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो आंसर क्या है? आंसर इज ओनली ए। सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा हाँ ऑप्शंस में मिस्टेक है। ओनली ए इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी स्टूडेंट को? चलो अगले क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे? एक बच्चे का अभी भी डाउट है, 6 महीने एटलीस्ट लिखा हुआ है। अगर आप कह रहे हो, मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी तैयारी कम से पहले आपको तैयारी करने का 9 महीने का टाइम दिया जाता था, अब आपको इस 9 महीने के टाइम को कम करके 6 महीने का टाइम कर दिया गया। या पहले आपको फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा और डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। चेकलिस्ट अब 9 महीने हर 9 मंथ्स में दी जाती थी, अब आपको चेकलिस्ट फॉर एग्जाम्पल हर 6 महीनों में दी जाती है। तो क्या इस बात से ये बात कह सकते हो
कि कम से कम 6 महीने में चेकलिस्ट देनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक चेकलिस्ट मिलनी चाहिए। तभी तो 9 महीने को उठा के 6 महीने करोगे, कम से कम 6 महीने में, तो इसलिए इस 9 महीने को चेंज करके 6 महीने कर दिया। वही पैसेज में लिखा हुआ था, पहले बूस्टर डोज 9 महीने बाद लग रहा था, अब बूस्टर डोज 6 महीने बाद लग रहा है। तो कौन सी बात है जो उसको सपोर्ट कर रही है कि कम से कम 6 महीने में एक डोज लग जाना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक डोज लग जाना चाहिए। कोई दिक्कत? एटलीस्ट कम से कम 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा मतलब आप कह रहे हो कि तुरंत भी लगा दो, 1 महीने बाद भी लगा दो, 2 महीने बाद भी लगा दो, 3 महीने बाद भी लगा दो, 4, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 6 महीने में लग जाना चाहिए। एटमोस्ट कर दिया तो सेंटेंस ही गड़बड़ कर दिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को पता है ना आपको विजेता मैगजीन मिलेगी 15 तारीख को, एवरी 15th और 30th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल। जल्दी से अगला क्वेश्चन कीजिए। आप सिचुएशन को कैसा डिस्क्राइब करेंगे जो इस सेंटेंस में दिया हो? चलो पहले सबका मीनिंग समझ लेते हैं। पहला वर्ड है डिस्क्वाइटिंग, कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर की शांति को भंग कर दे, मतलब आपको क्या कर दे बताओ। क्वाइट का मतलब होता है शांत करना, डिस्क्वाइट का मतलब होता है आपके अंदर की शांति भंग कर दी, मतलब क्या कर दिया आपको, चिंतित बना दिया, आपको एंशियस कर दिया, आपको कंसर्न्ड कर दिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, मन की शांति को डिस्टर्ब कर दिया। एसुएसिव, दो तरह की टोन्स होती है, एक होता है परसुएसिव और एक होता है एसुएसिव। परसुएसिव वर्ड का मीनिंग होता है किसी को मनाना, किसी को कोई मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। एसुएसिव वर्ड का मीनिंग होता है किसी को एनकरेज करना, कि एनकरेज कर रहे हो आप किसी को कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, या ये हो जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छा ही अच्छा होगा, हम मोटिवेट कर रहे हो, दैट इज एसुएसिव। पॉन्डरस, सोच रहे हो, पॉन्डर करने का मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं माइंड स्टेट। एक तो पॉन्डर वर्ड का मीनिंग होता है सोचना, ये हमने उसमें भी किया था, अचीवर सीडीसी में, क्या आपने भी, आपको याद होगा। लेकिन पॉन्डरस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। पॉन्डरस वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी डल, समथिंग विच इज वेरी बोरिंग, समथिंग विच इज, हाँ, पेनफुल, कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छा नहीं फील करवा रही, कोई ऐसी चीज आपको डल कर रही है, बोरिंग लग रही है, अच्छी नहीं है, उसको बोलते हैं पॉन्डरस। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये भी नेगेटिव वर्ड है, और ये क्या है, पॉजिटिव। चलिए आंसर बताइए, टोन कैसी लग रही है भाई। इसको बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत मेहनत भी लग रही है, लेबोरियस है, लेकिन बोरिंग है, लेकिन पेनफुल है, डल है। स्पाइक मीन्स इंक्रीज। सिचुएशन कैसे चिंताजनक है भाई, केसेस बढ़ रहे हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा केसेस आए। एनकरेजिंग तो बिल्कुल नहीं है, डल, बोरिंग, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आंसर इज ओनली ए। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन ऑफ आरसी, पैराजमल कल करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया। आरसी का आखिरी सवाल, क्रीपिंग अप मीन्स बढ़ना, इंक्रीज करना। आज कर ले,
प्री लेवल नहीं हो पाएगा फिर, बट रेडी हो सभी लोग, कर लेते हैं क्योंकि आज पढ़ा है ना, तो आज आसानी से कर लोगे, कल में भूल जाओगे क्या क्या पढ़ा था। कल फिर प्री को ज्यादा टाइम दे देंगे। अच्छा कल तो क्लास नहीं है, कल मुझे एक अर्जेंट काम है, मंडे को प्री को ज्यादा टाइम दे देंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर बुराई कर रहे हैं गवर्नमेंट की और लोगों की, गवर्नमेंट की भी गलती है, लोगों की भी गलती है। ऑथर की टोन कैसी? क्रिटिकल है। गवर्नमेंट की भी गलती है, लोगों की भी गलती है, ये लोग इनएक्टिव नहीं रह सकते, खतरा है, हम ऐसी क्राइसिस और अफोर्ड नहीं कर सकते। गलती लोगों की भी है, सरकार की भी है कि अब तुम इनएक्टिव मत रहो, कुछ काम कर लो। चलो, हे प्रभु। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो सभी लोग, आप लोगों की ना अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं ऐसे एग्जांपल से। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, बोथ स्टूडेंट्स, आप लोग एंड योर फ्रेंड्स आर एट फॉल्ट, आपकी भी गलती है और आपके फ्रेंड्स की भी गलती है। यू कैन नॉट मिस दिस क्लास, आप इस क्लास को मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स मिस कर रहे हैं, तो आप दोनों की गलती है। मैंने आपको बता पूछा कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या कर रहा है, जो करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इज स्लैश आर करेक्ट, ठीक है। मैंने आपको ए स्टेटमेंट दिया, इसकी तरह ही बनाया कि जब से आईबीपीएस ने नया पैटर्न देना स्टार्ट किया है, since IBPS started with the new pattern, कट ऑफ जो है डिक्रीज हो गया है। क्या ए इसका आंसर है? सेंटेंस में लिखा हुआ था बच्चों की भी गलती है और उनके फ्रेंड्स की भी गलती है, इस क्लास को मिस नहीं कर सकते। ए में मैंने आपको जब से आईबीपीएस ने नया पैटर्न स्टार्ट किया है, कट ऑफ डिक्रीज हो गया। क्या ए करेक्ट है स्टेटमेंट के हिसाब से? यहाँ समझ में आ गया, तो यहाँ क्यों नहीं समझ आया? यहाँ लिखा हुआ है सिटीजन्स की भी गलती है, स्टेट की भी गलती है, और ए में लिखा हुआ है जब से कोविड आया है बहुत सारे केसेस बढ़े हैं। कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैच ही नहीं कर रहा। अगला, गवर्नमेंट्स नेग्लिजेंट रही है, इग्नोरेंट रही है, गवर्नमेंट की बुराई कर दी भाई, मैच कर गया। उन्होंने इस थ्रेट को पहचाना ही नहीं, उन्होंने ही रिस्क क्रिएट कर दी, उन्होंने ही रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए लोगों के ऊपर टाइम पे, गवर्नमेंट की बुराई कर दी। लोगों की भी गलती है भाई, लोग पैसिव कैसे रहे, मास्क ही नहीं वेयर कर रहे, वायरस फैल रहा है इसलिए मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल मैच कर गया। तो आंसर इज बी एंड सी। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, रिपोर्टेड केसेस होंगे तो वायरस तो होगा ही उनके अंदर, क्या प्रॉब्लम है? जब से कोविड आया है तब से बहुत सारे केसेस आए हैं, उनके अंदर वायरस है जो दूसरे इंडिविजुअल्स को भी रिस्क पे डाल देते हैं। प्रॉब्लम क्या है?
मैच कैसे किया? इसका मतलब है कि सिटीजन और स्टेट्स कुछ कर ही नहीं रहे वायरस को रोकने के लिए फैलने से, और इसका मतलब है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है वो दूसरे लोगों को भी रिस्क पे डाल रहे हैं। ये दोनों मैच कैसे किया आप लोगों ने? नहीं, आप लोग बताओ, मुझे आंसर दो। सेंटेंस में लिखा हुआ था कि पब्लिक और गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही कोविड को रोकने के लिए, कोविड को स्टॉप करने के लिए ये इनएक्टिव बने हुए हैं। ए में लिखा हुआ था जिनको कोविड होता है वो दूसरों को फैला देते हैं। ये मैच कैसे किए दोनों चीजें? चलो, रेडी फॉर द पैराजम्बल ना। मुझे पता है आप लोग पैराजम्बल आज बिल्कुल सही सॉल्व करके दो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर आज, पता नहीं क्यों है, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही पैराजम्बल सॉल्व करके दो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू स्टैंड अप टू माय एक्सपेक्टेशंस। कितने लोग हैं जो मेरी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं? चलो, यू हैव 3 minutes विद यू। टेक द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे सभी लोग, वन थिंग बस। ग्राउंड सिचुएशन कहाँ दे रखी है? एक ही बात बताओ क्या आएगा?
ग्राउंड सिचुएशन कहाँ दे रखी है? ग्राउंड सिचुएशन कहाँ दे रखी है? कहने से ग्राउंड सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे, चलो अभी इसकी बात नहीं करते हैं, इन दोनों में ग्राउंड सिचुएशन दे रखी है, कोई दिक्कत किसी को? और कहीं भी दे रखी है ग्राउंड सिचुएशन नहीं दे रखी? इन्हीं दोनों में दे रखी है ग्राउंड सिचुएशन, कोई दिक्कत? अब मुझे चेक करना है एफ पहले आएगा या एच पहले आएगा। यहाँ ऑल्सो लिखा हुआ है, एज वेल का मतलब होता है ऑल्सो, तो कहने से ऑल्सो वाला स्टेटमेंट पहले आता है। तो क्या आप लोग ये वाला ट्रिपलेट बना पाए थे, ए एच एन एफ? ए एफ नहीं आएगा बेटा, एज वेल ऑल्सो, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है, ऑल्सो का मतलब होता है भी वाला स्टेटमेंट हमेशा बाद में आता है। चलो अब कुछ और कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ पे दिस काउंट लिखा हुआ है, कौन सा काउंट? किस चीज पर अच्छी से अच्छी स्टेट्स भी खराब परफॉर्म कर रही है? किस चीज पर अच्छी से अच्छी स्टेट्स भी खराब परफॉर्म कर रही है? कहने से यहाँ पे पूरे इंडिया में केसेस बढ़ गए हैं, अच्छी से अच्छी स्टेट्स भी खराब परफॉर्म कर रही हैं। अब अच्छी से अच्छी स्टेट्स भी खराब परफॉर्म कर रही हैं, अच्छी से अच्छी स्टेट्स भी खराब परफॉर्म कर रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। अच्छी से अच्छी स्टेट्स भी खराब परफॉर्म कर रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। क्या ये बना लिया सभी ने? AHFEC। चलो आगे का बनाओ, 1 मिनट है आपके पास। CE नहीं बेटा, दिस किसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है? ये दिस किसका दिस है? किसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है? इसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है कि अच्छी स्टेट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। दिस वाला स्टेटमेंट हमेशा अपने मेन बात के बाद में आता है। अच्छी स्टेट्स खराब परफॉर्म कर रही है, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। इस दिस ने हेल्प करी EC पेयर बनाने में। चलो आगे बनाइए। ये बन चुका है हमारा AHFEC। कुछ और पेयर्स बनाते हैं। सिटीजन और स्टेट्स की क्या गलती है वो बताई जा रही है। मुझे बताओ आई का पेयर किसके साथ होगा? कहां पर सिटीजन और स्टेट्स को गुनहगार ठहराया गया है? दोनों गुनहगार हैं, दोनों की गलती क्या है वो यहाँ बताई गई है। क्या बी और आई का पेयर बना दिया? दोनों गुनहगार हैं और दोनों की गलती बताई गई है। अब गुनहगार है, गलती है, तो क्या करना चाहिए? सजेशन कहाँ दिया गया है? गुनहगार है, गलती है, तो क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज दो सबको। BID बना लिया क्योंकि सजेशन है लास्ट में आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? AHFECBIND। एक आखिरी स्टेटमेंट बचा हुआ है G। एक आखिरी स्टेटमेंट बचा हुआ है G। A से स्टार्टिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि बट है, इसका मतलब G कहाँ पर आएगा? फाइनल सीक्वेंस क्या बना? GAHFECBIN। एनी प्रॉब्लम? चलो एक बार फिर से करते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि इंग्लिश मैम मैथ्स के जैसी है, हर बार एक ही मेथड एक ही फॉर्मूला हर क्वेश्चन पे लग जाएगा, तो वो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको आप किसी सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते कि a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो एक यही मेथड रट लो और सारे पैराजम्बल सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज योर मिस्टेक। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग स्किल्स की जरूरत होती है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन वाली स्किल्स काम नहीं करती है। चलो एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था ग्राउंड सिचुएशन की वजह से ये चीज वेलकम है। ग्राउंड सिचुएशन कहाँ दे रखी थी कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है। बहुत इजी पैरासिंपल था ये, एक्चुअली में बताता हूँ। ग्राउंड सिचुएशन कहाँ दे रखी थी कि इंडिया की हालत अभी क्या है। ग्राउंड सिचुएशन दो जगह दे रखी थी, एक तो यहाँ पे दे रखी थी कि इंडिया में इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, और एक यहाँ पे दे रखी थी कि बंगाल में इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था ग्राउंड सिचुएशन की वजह से ये हालत है, यहाँ पे लिखा हुआ था इंडिया में इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था बंगाल में इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एफ पहले आएगा या एच पहले आएगा? मुझे कैसे पता चलेगा एफ पहले आएगा या एच पहले आएगा? मुझे तो नहीं पता चल रहा। तो मैंने इन दोनों सेंटेंस को और ध्यान से पढ़ा, तो मुझे यहाँ पे एक शब्द मिला एज वेल। एज वेल का मतलब होता है ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तुम भी पढ़ाई कर लो। मैं आगरा जा रहा हूं, तुम भी चलो। मतलब भी वाला स्टेटमेंट हमेशा सेकंड होता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे पता चला कि ए के बाद पहले एच आएगा और फिर एफ आएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा कि पहले कंट्री आएगा फिर स्टेट आएगा। हाँ, अगर बिल्कुल यहाँ पे एज वेल नहीं लिखा होता तो पहले कंट्री आता और फिर स्टेट आता। अगर यहाँ पे एज वेल नहीं लिखा होता, भी नहीं लिखा होता, तो पहले एफ आता फिर एच आता। क्यों? क्योंकि कंट्री पहले आता फिर स्टेट पहले आता। बट यहाँ पे हमें कंजंक्शन ने हेल्प करी। हमेशा याद रखना, पैराजंबल इज ऑल अबाउट कंजंक्शंस। पैराजंबल पूरा कंजंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको एक कंजंक्शंस को ढूंढना आ गया, एज वेल, ऑल्सो, बट, हाउएवर, तो आपका पैराजंबल सॉल्व हो गया। इट इज कंप्लीटली अबाउट कंजंक्शंस एंड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में क्या? दिस, दैट, दीज, दोज, ये दोनों चीजें आ गई तो आपका पूरा पैराजंबल सॉल्व हो। तो कंट्री के लिए भी कंसर्न है, बंगाल के लिए भी बंगाल के लिए चिंता वाली बात है, देश के लिए भी चिंता वाली बात है। एएचएफ में कोई डाउट किसी को भी? चलो, अब केसेस बढ़ रहे हैं तो इस चीज पर अच्छी स्टेट्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो भी अच्छा नहीं कर पा रही। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अच्छा नहीं कर पा रही तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। अब किसने हेल्प करी? एज वेल ने हेल्प करी, उसके बाद किसने हेल्प करी? इस दिस ने हेल्प करी और इस दिस ने हेल्प करी। इसमें अच्छी स्टेट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, इसकी वजह से दिस मीन्स इसकी वजह से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए, एच, एफ, ई और सी में? चलो, अच्छा, ये वाला पेयर भी वैसे इजी ही था कि इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो चेंज आया है, अमेंडमेंट मीन्स चेंज। कौन सा चेंज? 9 महीने से 6 महीने करने वाला। 9 महीने से 6 करने वाला ये जो चेंज आया है, इस चेंज को हम वेलकम करते हैं। क्या जी और ए का भी पेयर क्लियर था? ये भी आसान पेयर था। तो इसका मतलब कहाँ तक क्या बना? जी, ए, एच, एफ, ई एंड ये सब बन चुका है। अगला, और मैं देख भी रही थी कमेंट सेक्शन में, जी और ए तो सबने बना लिया था ऑलमोस्ट, एंड आई वाज हैप्पी रिगार्डिंग इट कि चलो आपने एक पेयर तो सही बना लिया स्टार्टिंग में, वो भी विद इन 10 सेकेंड्स। अगला, अब अगली चीज क्या थी? अगली चीज थी गवर्नमेंट और लोग दोनों दोषी हैं, और दोनों की क्या गलती है वो बताई गई है। गवर्नमेंट और लोग दोनों दोषी हैं और दोनों की गलती क्या है वो बताई गई है। इसका मतलब क्या था? बी और आई का एक पेयर था। अब गलती है तो सुधार कैसे होगा? सुधार होगा इस तरीके से। बी में क्या दिया हुआ था? सजेशन। तो अगर अब मैं इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाऊं आप लोगों के लिए,
तो व्हाट विल बी द कंप्लीट फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या बनेगा? यहाँ पे लिखा हुआ था चेंज आया है, यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन ये जो चेंज है ये वेलकम है, यहाँ पे लिखा हुआ था ग्राउंड सिचुएशन ये है ना, एच में लिखा हुआ था ना ग्राउंड सिचुएशन, नहीं 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 सॉरी माय मिस्टेक, ग्राउंड सिचुएशन इसी में लिखा हुआ था। ग्राउंड सिचुएशन क्या है, फिर यहाँ पे बताया गया था बंगाल की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एज वेल लिख के इंडिया की सिचुएशन बताई गई थी। फिर यहाँ पे दिस काउंट से अच्छी स्टेट्स ने परफॉर्म नहीं किया, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया, दिस यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट और लोगों की गलती है, ये दोनों कल्पेबल हैं, इनकी क्या गलती है वो यहाँ बताया गया था, और लास्ट में सजेशन दिया गया था। ए में बट क्यों है? इसलिए आया कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये वेलकम है, साइंटिफिक डेटा ने भी इस रिवीजन को दिया है, लेकिन जो अमेंडमेंट है वो भी वेलकम है। मतलब इन्होंने डिसीजन तो ले लिया 9 से 6 महीनों का, अब ये 6 महीने में जो चेंजेस होंगे ये भी वेलकम है, लेकिन ये भी वेलकम है, इसको भी वेलकम करते हैं लेकिन इसको भी वेलकम करते हैं, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है। कोई दिक्कत? बी आई डी लास्ट में क्यों आया? क्योंकि ये तो लास्ट में आना ही था, सजेशन था, सजेशन को तो आप प्री में लगाती ही हैं, ये स्टार्टिंग था, ये स्टार्टिंग था, ये लास्ट था, ये सारे कनेक्टेड थे, तो बी आई के लिए कौन सी पोजीशन बची थी? सिर्फ ये वाली। अच्छा समझ में आ रहा है कुछ कुछ? क्या अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम ये तो चलो बहुत डिफिकल्ट पैराजम्बल था, अब इजी में पेयर्स तो बना लेंगे, ऑल्सो वर्ड को ढूंढ लेंगे तो पता लग जाएगा कि ये सेकंड आएगा, इस दिस को ढूंढ लेंगे तो पता कर लेंगे दिस किसके लिए यूज हुआ है, इस दिस को ढूंढ लेंगे पता कर लेंगे दिस किसके लिए यूज हुआ है, देयरफॉर को ढूंढ लेंगे, कोई सजेशन दिया होगा तो उसको लास्ट में लगा देंगे, कोई पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन होगा तो उसको स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है पैराजम्बल, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा पैराजम्बल। अगर आप में से आपकी किसी सीनियर से किसी ऐसे बच्चे से बात होती होगी जिसने लास्ट ईयर एग्जाम्स दिए होंगे तो आप उससे जानोगे कि यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट पैराजम्बल करते हैं, एग्जाम में तो बड़े इजी पैराजम्बल आते हैं, बिल्कुल क्लियर क्लियर पेयर्स आते हैं, बट बिकॉज दिस दैट भरे पड़े होते हैं ये वाले शब्द सारे पैराजम्बल्स में, ये वाले शब्द भरे पड़े होते हैं सारे पैराजम्बल्स में, बस आपको पेयर्स बनाना आना चाहिए। चलिए, सो प्री लेवल अब हम परसों की क्लास में करेंगे। मजा आया आज की सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन? आज के सेशन के बाद ना बहुत दिमाग खुला होगा, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रीड करके मीनिंग समझते हैं, अंडरस्टैंड। देखो बेसिक मोटिव क्या है इस परफेक्शन का? अल्टीमेट मोटिव यही है कि अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आप लोगों की इंप्रूव, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी तो पेपर में कुछ भी उठ के आ जाए आप लोग कर लोगे। तो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी क्या है और आपका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए कि दैट योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स शुड डेवलप, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। कल ऑफ है, आपको रीजन बता देती हूँ, ऑफ इसलिए है क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ और टाइम नहीं स्पेंड किया है मैंने और गौतम के साथ में, तो कल हमने सोचा